पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए डॉक्टर नहीं लगाई है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये जो प्रेस वार्ता है आज, हम बड़ी प्रमुखता से जो ऐतिहासिक बजट इस बार का आया है उसके कुछ बिंदु आपके समक्ष रखने के लिए यहां पे आए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, लेकिन जब देश की संसद में एक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी, तो देश के हर नागरिक की छाती 56 इंच की हो गई थी गर्व से। और जब बजट पेश किया गया तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है भारत के लिए, उसकी छाप बिल्कुल स्पष्ट थी। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे बताऊं, देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का सौभाग्य मिलता है। हम लोग जहां भी गए, हर वर्ग ने, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसने ये जरूर कहा कि ये मेरा बजट है। उसको लगा कि उसको ध्यान में रखते हुए जो उसकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए, उस वर्ग का सशक्तिकरण कैसे हो, वो मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब जनता से पूछा गया कि 10 में कितने नंबर देंगे, तो हर व्यक्ति ने कहा कि इसको हम 10 नंबर से नहीं 12 नंबर देंगे, हम 15 नंबर देंगे। और इसलिए ये हुआ क्योंकि कोई भी बजट जब रखा जाता है, चाहे देश का बजट हो, चाहे प्रदेश का बजट हो, और चाहे वो घर का बजट हो, सबसे प्रमुख बात क्या होती है? सबसे प्रमुख बात यह होती है कि आपकी जेब में रुपया कितना आएगा और आप उसका जो खर्चा करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि जो सारे सदस्य हैं, चाहे घर में हो, चाहे देश में हमारे नागरिक हो, उन सबको कुछ ना कुछ मिले और उनको लगे कि वो आगे चल के और मजबूत होंगे। मैं समझता हूं इसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना कुछ भारत के नागरिकों को समर्पित करने के बाद जो फिस्कल डेफिसिट पिछली कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार में 5.7% था, मतलब जेब में आता कम था और खर्चा ज्यादा होता था, उसको 4.8% पे हम लोग लेके आए और इस बार अनुमान है कि 4.4% पे रखेंगे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि जितना कर्ज बढ़ेगा तो जो भविष्य में हमारे आने वाले पुश्ते हैं ये चुकाना उनको पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो इसकी ये थी कि फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट में हमने देखा था। दूसरा, एक ईमानदार प्रधानमंत्री, एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार वित्त मंत्री जब होते हैं और वो जानते हैं कि जो हम टैक्स भरेंगे वो टैक्स जनता के हित में काम आएगा, वो देश को बढ़ाने के लिए काम आएगा, तो हम सब ने देखा है किस तरह से नागरिक भी आगे आते हैं और वो टैक्स देने में गर्व महसूस करते हैं। एक पुराना भी दौर था जब टैक्स पेयर्स को लगता था कि अगर हम कर दे भी देंगे तो घोटाले इतने होंगे कि वो एक परिवार की जेब में चला जाएगा। लेकिन अब वो दौर बदल गया है। अब नागरिक खुद सामने आके कह रहे हैं कि मैं टैक्स देना चाहता हूं क्योंकि इससे राष्ट्र निर्माण होता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इससे विद्यालय आते हैं, एम्स आते हैं, आईआईटी आते हैं। और इसीलिए ये आंकड़ा भी मैं आपके समक्ष रखता हूं और बहुत गर्व से हम लोग आपके समक्ष रखते हैं कि 28,40,000 28.4 लाख करोड़ का नेट टैक्स रिसीट हुआ। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। तीसरी बड़ी बात जो मैं अंडरस्कोर करना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, द कैपिटल दैट हैज टू बी इन्फ्यूज्ड टू प्रोवाइड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें खर्चा जरूर हो। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगा, तुलनात्मक इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपका दृष्टिकोण भी ये रहे कि कैसे देश बदल रहा है। जब यूपीए की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार था वो तो था ही, लेकिन कागज पे दिखाते थे कि 2 से 3 लाख करोड़ 2 से 3 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। मुझे याद है 2 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमारा प्राइम फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आएगा, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, नए कंपनी आएंगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे। और इसलिए पिछले वित्त वर्ष भी करीब 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ और इस साल भी 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार होगा, ये हमारा बजट कहता है। कहां 2-3 लाख करोड़, कहां 10 लाख करोड़, और ये तीसरा वित्तीय वर्ष है। और हमें बदलाव ऐसे दिखाई देता है कि जब हम दिल्ली से, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, नोएडा में रहता हूं, चलते थे और अगर हमें उत्तराखंड जाना होता था या हरियाणा आना होता था तो घंटों घंटों का जाम, सड़क मिलती नहीं थी, गड्ढों में सड़क ढूंढी है। अब आज सुबह जब मैं आ रहा था तो किस तरह से परिवर्तन आया है। नोएडा के एक कोने से निकला और 3.5-4 घंटे में मैं यहां पहुंच गया। मुझे गर्व हुआ। ये सड़क कोई धर्म, कोई जाति नहीं देखती है, ये नहीं देखती है कौन अमीर है कौन गरीब है, ये सहूलियत सबके लिए। ये एक उदाहरण है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसलिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आता है तो देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। और हम तो हरियाणा की भूमि में हैं। हरियाणा तो वो प्रदेश है, और मैं गर्व से ये कह सकता हूं, जिसने सबसे ज्यादा सपूत दिए हैं जो देश के लिए खड़े हो जाते हैं। वो तो सर्वोच्च बलिदान देने से पहले भी सोचते नहीं है। ये हरियाणा की भूमि है। तो जब देश आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा गौरवान्वित कोई महसूस करेगा तो वो तो देश प्रेमी जो हरियाणा के हमारे निवासी हैं वही करेंगे। तो ये 3 बिंदु जो मैंने आपको बताए, अगर ये पूछा जाए कि इस बजट को आप कैसा कहेंगे, क्या शब्द हैं, तो इसको परिभाषित करने के लिए यह जरूर कहा जा सकता है, यह सर्वसमावेशी बजट, ये अकल्पनीय बजट है। ये ऐसा बजट है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। और ये क्यों मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको बताऊं। एक आरोप लगता था, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। हर कोई कहता था भाई आपने किसानों का ध्यान रखा, आपने बाकी एमएसएमई का ध्यान रखा, आपने युवाओं के बारे में चिंता करी, लेकिन मध्यम वर्ग को आप क्यों छोड़ देते। तो मुझे याद है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भाषण करीब करीब खत्म हो गया था। हम लोग बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे, सभी नागरिकों की तरह, और चैनल कयास लगा रहे थे कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है एग्जेम्पशन की, ये 7 लाख है, इसको कितना बढ़ाएंगे।
किसी ने कहा 8, किसी ने कहा 9। कुछ चैनल थे जो जिनको उस वक्त ओवर ऑप्टिमिस्टिक कहा जा रहा था, उन्होंने कहा 10 लाख। और फिर उस ऐतिहासिक भाषण के अंत में जब वित्त मंत्री जी ने कहा 12 लाख, तो किसी नागरिक को यकीन नहीं हुआ। ये 12 लाख का जो टैक्स एग्जेम्पशन है, ये क्या वाकई संभव है? और मैं समझता हूं इसीलिए कहा जाता है, जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए, फिस्कल डिसिप्लिन की बात मैंने इसीलिए पहले उठाई। फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए और आप मध्यम वर्ग, आम जनता को राहत भी इतनी बड़ी दे दें और उसके बाद भी बजट गड़बड़ाए ना, आपका बही खाता अच्छा रहे, ये कोई कर सकता है तो एक ईमानदार सरकार, एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। और ये जब मैं मुद्दा उठाता हूं, सोचिए इसका इंपैक्ट कितना आया। इसका इंपैक्ट इतना आया कि जिनकी आय 17 लाख थी, वो 2 लाख रुपए टैक्स देते थे। अब वो 1,40,000 रुपए देंगे, 60,000 रुपए उनके बचेंगे। 60,000 रुपए मतलब अगर 12 से हम इसको भाग कर दें तो 5,000 रुपए प्रति माह। ये अगर 30 लाख के ब्रैकेट में हम आ जाएं तो 5,90,000 टैक्स देते थे, 4,80,000 देंगे, 1,10,000 रुपए बचेंगे। अब आप सोचिए, हर उस परिवार में 1,10,000 या 60,000 या कहीं 95,000 अलग अलग स्लैब में अगर हम देखें तो वो राशि बच रही। तो ये राशि जो है, ये राष्ट्र निर्माण में कैसे लगेगी? ये ऐसे लगेगी कि जब बच्चे को ज्यादा सुविधा मिलेंगी, बच्चे के पास पढ़ने के लिए लैपटॉप होगा, महिला के पास कुछ जमा पूंजी होगी कि वो भी अपनी बातें जो उसकी अनिवार्य जरूरतें हैं पूरी कर सके, तो घर का निर्माण होगा, घर से मोहल्ले का निर्माण होगा, मोहल्ले से हमारे शहर का निर्माण होगा, शहर से प्रदेश का निर्माण होगा, और जब प्रदेश का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। ये सोच है बड़ी, जिस सोच को आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूं कि मैं पिछले 25 साल से बजट फॉलो कर रहा हूं। अगर ड्रीम बजट किसी को कहा जा सकता है तो इस बजट को कहा जा सकता है। जो सपने में भी नहीं सोचा था वो इस बजट में हुआ है। इसी के साथ महिलाओं पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि एक बहुत सकारात्मक सोच है कि 50% आबादी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जब हम कहते हैं नारी शक्ति, नारी शक्ति का मतलब यह नहीं है कि कुछ उच्च परिवारों को सम्मान मिल जाए, उनकी जो महिला सदस्य हैं उनको संसद तक का रास्ता मिल जाए। हम जानते हैं ऐसा भी एक गांधी परिवार है जहां पे 2 महिलाएं संसद में हैं और वो कहते वाह वाह, नारी सम्मान है, ये नारी शक्ति है। नहीं, जब किसी गांव में, किसी कस्बे में जो माता शाम को चूल्हा जलाती थी और उसके फेफड़े खराब हो जाते थे धुएं से और उसे उज्ज्वला का सिलेंडर मिल जाए, तो ये नारी शक्ति का प्रमाण है। अस्मिता से बढ़ के महिला हो पुरुष हो कुछ नहीं होता है। जब हमारी बहनों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, ये हमारे लिए भी लज्जा की बात थी, शर्म की बात। आज 12 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, ये सम्मान की बात है कि आज हमारी बहनें, हमारी माताएं गर्व से वो हक पा रही है जो हमारा संविधान देता है। और इसी तरह से इस बजट में महिलाओं में भी जो
पिछड़े वर्ग से आती हैं, SC, ST, OBC, उनके लिए 2 करोड़ का टर्म लोन, 2 करोड़ टर्म लोन दिए जाएंगे 5 लाख रुपए के महिलाओं के लिए, खासकर SC, ST, OBC। अब ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर आप 2 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए के लोन तक की एक सुविधा देंगे, तो हमने देखा किस तरह से नारी में ही लक्ष्मी का वास है, सरस्वती जी का वास है। आप देंगे 5 लाख, वो 50 लाख उसका बना देगी। लेकिन अवसर प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी? अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी। और इस बजट में जब ये बात आई, एक महिला वित्त मंत्री बजट रखती है और उसके बाद बात करती हैं, ज्ञान हम कहते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो जब नारी का सम्मान होता है तो देश का सम्मान होता है। इसके बाद किसानों की बात, हरियाणा में बैठा हूं, यहां किसानों का सम्मान होता है। पूरा देश हरियाणा को किसानों की वजह से जानता है। तो ये गर्व की बात है कि यहां जो एक बजट दिया, 1,71,437 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए दिए गए। ये जो पिछला साल था 1,51,851 करोड़ था, तो आप देखेंगे करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ा दिए गए। और एक आंकड़ा आपको जरूर देना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में 13-14 में 27,000 करोड़ दिया था। कहां 1,71,000 करोड़ और कहां 27,000 करोड़। यह दर्शाता है नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ है, उनका सम्मान होना चाहिए, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरह शब्द नहीं है, उसको जमीन पे उतारा जाता है। इसी तरह से मखाना बोर्ड बनेंगे बिहार में, हमने इसकी भी बात करी। पूरे देश में हम जानते हैं अलग अलग फसल उगाई जाती हैं। कपास के जो किसान हैं उनकी अलग मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कपास के उत्पादन पे भी ध्यान दिया गया। और जो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करी थी, इसको 3 लाख तक का उसमें क्रेडिट लिमिट होती थी, इसको 5 लाख कर दिया गया, 3 लाख से 5 लाख। इससे हमारे किसान समुदाय को बहुत मदद मिलेगी। और 100 ऐसे जो लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन पे ध्यान बढ़ा के उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, ये भी इस बजट में बात करी गई। ये किसानों की बात हो गई। इसके साथ ही मैं ये कुछ आंकड़े आपके पास जरूर पेश करूंगा। एजुकेशन, शिक्षा, देश को आगे बढ़ना है तो शिक्षा की जो प्रणाली है उसका मजबूत होना जरूरत है। इस बजट में 1,28,000 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए रखे गए, और इसकी तुलना अगर हम करें 13-14 से फिर से, तो 65,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे, मतलब उसका दुगना हो गया। स्वास्थ्य, हम सब जानते हैं किस तरह से आयुष्मान योजना जो है एक ऐसी योजना बन गई है कि पहले गरीब को अगर कोई गंभीर रोग हो जाता था, नी ट्रांसप्लांट कराना है, कोई परेशानी है, तो टालता था, कहता था रहने दो, बच्चों से कहता था रहने दो, चल रहा है, ठीक है मामला। अब वो कहता है नहीं, आयुष्मान कार्ड है मेरे पास। और 98,311 करोड़ रुपए का आवंटन ये हेल्थ में हमने किया है, और ये पहले 37,330 करोड़ होता था। आप फर्क देखिए, 37,330 से 98,000 करोड़। और मैं कहता हूं कि अगर आप कहीं विदेश में जाएं तो ये कहा जाता था जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड नेशन हैं, यहां सोशल सिक्योरिटी होती है।
उनके पास चिकित्सा करवाने के लिए साधन है और जो सरकार है वो सहयोग करती है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में ऐसी योजना आएगी जिसमें 60 करोड़ भारतीय कवर हुए। ये 60 करोड़ अमेरिका की जनसंख्या से दुगना है और 5 लाख रुपए का चिकित्सा उनको मुफ्त मिलती है सरकार से। ये एक बहुत दूरगामी सोच है और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा देश बदल रहा है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो वो विकसित भारत बिना स्वास्थ्य, बिना शिक्षा, बिना महिला सशक्तिकरण, किसान का आत्मसम्मान, मजदूर को उसकी उचित मजदूरी, अगर ये नहीं मिलेगी तो विकसित भारत नहीं हो सकता। और हमें ऐसा लगता है कि जिस पथ पे हम चल दिए हैं वो पथ भी सही है और जिस गति से हम चल रहे हैं वो गति भी सही है। वो सपना जरूर पूरा होगा जब अमेरिका हमारी तरफ देख के कहेगा भारत इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद ये असंभव को संभव कैसे करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण, जो कि स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, जब कोविड की महामारी आई हम लोग सब मास्क लगाते थे। आप लोग हमारे भाई बंधु, हमारा परिवार हो, मीडिया चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, हम लोग रूबरू नहीं हो पाते। हम लोग कंप्यूटर पे बैठ के एक दूसरे को देख लेते थे, हाल ले लेते थे। कई देशों ने मजाक उड़ाया कि भारत क्या करेगा, भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा, साधन है कम, बहुत परेशानी आने वाली है। 2 ऐसे टीके भारत में बने, कम अवधि 1 साल के अंदर बनाए और उसके बाद 220 करोड़ सुरक्षा कवच टीके हर नागरिक को मिले। फिर कहूंगा, धर्म, जात, ऊंच नीच नहीं देखा गया। और अमेरिका में बुरा हाल हो गया जबकि संसाधन थे, लेकिन भारत ने एकजुट होके हर नागरिक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे बाहर आया, जिसकी जो काबिलियत थी उसने उस हिसाब से जनता की सेवा करी और इस महामारी को भी हमने हराया है। उस देश का नाम भारत है। 220 करोड़ टीके, और केवल भारत के नागरिकों को नहीं, 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनको भारत ने टीके दिए। भारत ने दिखाया हम विश्व बंधु हैं। हम अपना घर तो ठीक रखते हैं, लेकिन जहां हमारा घर होता है, अगर हमारा घर पृथ्वी पर है तो पृथ्वी के हर देश का हम भला करेंगे। यही हमारी संस्कृति है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आज हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, रूबरू हो रहे हैं। अब याद करिए, 3 साल पहले, 4 साल पहले सब सोचते थे कभी वो दिन आएगा क्या जब हम लोग एक साथ ऐसे मिल पाएंगे, बातें कर पाएंगे। वो आया, वो संभव हुआ। ये भारत की शक्ति थी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। इसके साथ मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो एक बात स्वाभाविक है कि मैं हरियाणा की भूमि पर हूं तो कुछ बातें यहां की भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं हृदय से हम सबकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और उसकी वजह आपको बताता हूं। अभी दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए हैं। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और अगर हरियाणा का योगदान ना होता तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज नहीं कर सकती थी। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम, उन्होंने हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि यहां के नागरिक, यहां के मुख्यमंत्री जी यमुना में जहर मिला के दिल्ली वासियों को भेज रहे हैं। ये एक चोट लगी हमारे आत्मसम्मान पे। और बड़ी जिम्मेदारी से एक और बात आपसे कहूं कि
किसी की भी सरकार किसी प्रदेश में क्यों ना हो, किसी पार्टी की, ये भारतीयता नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही देश के नागरिकों को मारने के लिए जहर मिलाएगा। इस बात का संज्ञान दिल्ली की जनता ने तो लिया ही, हरियाणा की जनता ने लिया और उन्होंने कहा आपने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। और मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास स्वयं कई 100 लोगों के कॉल आए जिनके रिश्तेदार दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा हमने कसम खाई है, हमने ठाना है, जिस व्यक्ति ने ऐसा आरोप हम पे लगाया है, जो अपने आप को कहता तो हरियाणा का लाल है लेकिन वो दिल्ली का दलाल है, हम सुनिश्चित करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और इसीलिए बड़ी विनम्रता से आपका धन्यवाद देता हूं, आपने दिखा दिया कि अगर कोई गलत उंगली हरियाणा पे उठाएगा तो हरियाणा वो धरती है, ना वो उंगली बचेगी, ना जिसकी वो उंगली होगी वो बचेगा, ना उसका राजनीतिक करियर होगा। इसके लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक आंकड़ा मैंने और जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हरियाणा आ रहा हूं, तो जो बात मैं रखूंगा उस बात में तथ्यों के आधार पे आपको भी लगेगा कि हरियाणा जो है वो मोदी जी के दिल में है, निर्मला सीतारमण जी के दिल में है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा के जनता के दिल में मोदी जी हैं। तो यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सानी जी ये बात उजागर कर चुके हैं, लेकिन मुझे इतनी महत्वपूर्ण लगी कि मैं इसको दोबारा रख रहा हूं। इस बजट में हरियाणा को 3416 करोड़ का अनुदान विशेष मिला है, 3416 करोड़। इसका लाभ यह है कि जो कनेक्टिविटी हरियाणा की होनी चाहिए, राजधानी से आप बहुत पास हैं, जितनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी उतना ही विकास हरियाणा का भी होगा और उतना ही विकास दिल्ली का और भारत का भी होगा। तो रेलवे एक्सपेंशन के लिए हरियाणा को केवल 1200 करोड़ रुपए, रेलवे एक्सपेंशन के लिए 1200 करोड़ रुपए। और जब बात कनेक्टिविटी की हो रही है, 34 ऐसे रेलवे स्टेशन, अमृत स्टेशन, उनका अपग्रेडेशन होगा, नवीनीकरण होगा और इसके लिए 1150 करोड़ रुपए रेलवे मिनिस्ट्री ने एक अनुदान किया है। हमें आशा है कि जब कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने से हरियाणा के रेलवे स्टेशन पे आएगा तो वो कहेगा कि ये वाकई अमृत रेलवे स्टेशन है और ये मॉडल रेलवे स्टेशन है। जैसे यहाँ के नागरिक मॉडल है हम सबके लिए, वैसे ही यहाँ के रेलवे स्टेशन मॉडल है। और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, आपसे मुस्कुरा रहे हैं कुछ मित्र बंधु। देखिए, मैंने जो बात कही, सर्वोच्च बलिदान से बढ़ के कोई बलिदान नहीं है। और अगर यहाँ की माटी में ये भावना है कि देश के लिए अपनी जान पे खेल जाएंगे, न्यौछावर कर देंगे, तो वाकई ये मॉडल स्टेट है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह से एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद और सिरसा, ये कनेक्टिविटी जो है ये बहुत अहम है। करीब 430 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। और इसी के साथ 2014 के बाद से सोचिए 823 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया गया है इस प्रदेश में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर एक तुलनात्मक बात आपको बताऊं कि यूएई एक कंट्री है, उस पूरी कंट्री में इतना एरिया नहीं जो ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि 823 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया। और ये जो काम है ये आगे भी बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ 152D नारनौल से अंबाला तक, ये कनेक्टिविटी का ही उदाहरण है किस तरह से बेहतर हो रही है। दिल्ली से कटरा, ये भी यहां की जो जनता थी वो कहती थी कष्ट होता है, तो उसको हमने बेहतर बनाया है।
और इसी कड़ी में ये केवल एक शुरुआत है, ये लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। लक्ष्य तो अभी और बड़े हैं जिनको हमें प्राप्त करना है। कुछ बड़ी केंद्र की योजनाएं हैं जिनसे हर प्रदेश लाभान्वित होता है और हरियाणा भी होता है। तो इस बजट में जब बजट पेश किया जा रहा था तो उसका आकलन करते हुए हमने भी उसको अध्ययन करके जो लिखा मैं आपसे साझा कर दूं। इस बजट में एक बहुत बड़ी बात आई, पेयजल की। हर नागरिक के पास संविधान में अनुच्छेद 21 है, द राइट टू लिव विद डिग्निटी। हमने शौचालय की अभी बात करी, इट इज रिलेटेड टू डिग्निटी। पोर्टेबल वाटर, पीने वाला जल, इट इज रिलेटेड टू डिग्निटी। और यह भी गर्व की बात है कि चाहे कोई भी प्रदेश हो, खासकर राजस्थान जैसा हमारे पास प्रदेश है जहां पे पेयजल की बहुत दिक्कतें थी। महिलाएं 20-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर सुबह निकलती थी, 3 घंटे बाद पहुंचती थी, फिर एक घड़ा पानी का भरती थी और घर आती थी। ये मोदी जी की सोच है। जल जीवन मिशन आया और 12.5 करोड़ हमने जल के कनेक्शन दिए हैं, नल में जल। और इस बजट में कहा गया कि इसका जो रीच है इसको 100% बनाना है। 100%। कोई घर ऐसा ना हो पूरे देश में, जिसमें हरियाणा का भी हर घर आएगा, जहां पे पीने के लिए पेयजल ना हो। और मुझे खुशी है ये बांटते हुए, जल जीवन मिशन में खासकर जो गरीब तबका है उसको ज्यादा मदद होती है। 67,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। मनरेगा, मैंने मजदूरों की बात करी, 86,000 करोड़ रुपए का इसमें अनुदान दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 54,832 करोड़ का अनुदान किया गया। और जब घर की बात करते हैं, हर सर के ऊपर घर होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, तो 4.5 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग बना चुके हैं। करीब 3.25 करोड़ ग्रामीण और 1.25 करोड़ शहरी घर। ये वो आंकड़ा है जो असंभव माना जाता था, लेकिन ये संभव हुआ। थैंक यू। आई विल ट्राई माय बेस्ट। नेक्स्ट 5 मिनट्स आई वाइंड अप इफ यू परमिट मी टू। आपकी मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। थैंक यू। इसके बाद मैंने किसानों की बात करी। यूरिया के लिए जो सब्सिडी है 49,000 करोड़। गरीब कल्याण योजना में जो अन्न मिलता है 2,03,000 करोड़। और अगर सारांश, अब मैं प्रयास करूंगा कि गागर में सागर भर दूं, क्योंकि रिक्वेस्ट आई है और आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर ध्यान देने की बात करी है। सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो। और सबसे बड़ी बात है, जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती थी तो बात होती थी बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे, लेकिन कई बार वो फीजिबल नहीं होते। तो अब कहा गया है कि एट अ स्मॉलर साइज्ड न्यूक्लियर प्लांट क्या हम ला सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। इस पे विशेष ध्यान दिया गया है। और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर उसको मैं एक वाक्य में कह सकूं, कोई इसमें कमी निकालेगा, लेकिन भारत की जनता सकारात्मक रूप से इस बजट का स्वागत कर रही है। और जो कमी निकाल रहे हैं उनके लिए अर्ज करके मैं अंत करूंगा, उन्हें गुमा है, उन्हें गुमा है, हमारी उड़ान कम है। उन्हें गुमा है, हमारी उड़ान कम है, हमें यकीन है पूरा आसमान कम है। ये बजट ऐतिहासिक है। भारत कैसे विकसित भारत बनेगा इसकी नींव रखी जा चुकी है। हमारी इमारत खूबसूरत है, हमारा भविष्य उज्जवल है। और ये कहना गलत नहीं होगा,
that under the strong leadership of Shri Narendra Modi ji, India has already emerged as one of the global powers. We will also see a day in our lifetime when India will be a superpower, leading from the front and showing the way to the entire globe. मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देता हूं कि आप लोगों ने बड़ी संयम से, मुस्कान के साथ मेरी पूरी बात को सुना, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके बीच में आ सका, सम्मिलित हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद।